नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ और सूत्रों के हवाले से झारखंड की सियासत की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महागठबंधन में राज्यसभा उम्मीदवारी पर संशय बरकरार है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच अब भी संशय बरकरार है। कल सोनिया गांधी से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सब कुछ ठीक माना जा रहा था, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अभी भी उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख है और जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि जेएमएम का उम्मीदवार हो सकता है और थोड़ी ही देर में प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी संभव है। हमारे सहयोगी अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, जब मुलाकात हुई सीएम हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी की, सब कुछ ठीक लग रहा था। दोनों दलों के नेता कह रहे थे कि बात बन चुकी है, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो सूत्रों के हवाले से हम खबर बता पा रहे हैं दर्शकों को कि जेएमएम का उम्मीदवार हो सकता है? तो क्या माना जाए ये अचानक ऐसी बात सामने आ रही है या पहले से प्री प्लानिंग थी? नहीं, देखिए, इसी को राजनीति कहते हैं और राजनीति में हर कुछ समय के साथ बदलता चला जाता है। जिस बात का आपने उल्लेख किया, सोनिया गांधी के साथ परसों मुलाकात हुई थी हेमंत सोरेन की और तकरीबन 2 घंटे तक 10 जनपथ में चर्चा हुई, इस पर बैठक हुई और दूसरे दिन से इस बात को लेकर कयास लगाए जाने शुरू कर दिए गए कि कैसे कांग्रेस के उम्मीदवार पर सहमति बन गई है और राज्यसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। जब मुख्यमंत्री बाहर भी निकले थे, उन्होंने स्पष्ट किया था कि एक ही उम्मीदवार होगा और आपसी सहमति से साझा उम्मीदवार दिया जाएगा। अब जो हमारे पास जानकारी है और हम जो दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं वो ये है कि अब जो जानकारी आ रही है उसमें जेएमएम का कैंडिडेट होगा। ये लगभग हम कह सकते हैं कि तय माना जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद 2 बजे का समय निर्धारित है। मुख्यमंत्री आवास पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर भी हैं हेमंत सोरेन, वो पीसी करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे और उसमें कहीं भी उस आमंत्रण में जो मीडिया को आमंत्रण भेजा गया है उसमें कहीं से भी कोई कांग्रेस का या महागठबंधन का कोई दूसरा नेता का नाम शामिल नहीं है। अब जब पीसी शुरू होगी तब देखना होगा कि क्या कांग्रेस के लोग या आरजेडी के लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन ये इशारा करता है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, कि अब हो सकता है, अब से कुछ देर के बाद घोषणा हो जाएगी कि जेएमएम का ही राज्यसभा में कैंडिडेट होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क यह भी है कि जेएमएम के पास 30 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17 ही विधायक थे, 27 का आंकड़ा है और ऐसे में कांग्रेस अगर अभी जो घोषणा होगी उसके बाद अगर गुस्सा भी जाए, नाराज भी हो जाए, तब भी जेएमएम के कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल अविनाश, लेकिन ये भी समझना होगा कि क्या अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है? ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है और जो मेरी बातचीत हुई थी और जो पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी जो बातचीत हुई थी या दूसरे नेताओं की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि एक ही उम्मीदवार हो। अगर जेएमएम अपना उम्मीदवार देता है तो कांग्रेस इस स्थिति में अपना उम्मीदवार नहीं देगी। लेकिन मैं फिर से एक बार उस बात पर छोड़ता हूं कि राजनीति में बहुत सारी चीजें समय के साथ बदलती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब तक जिस तरह से बीजेपी की तरफ से क्योंकि आपको याद ही होगा अविनाश की झारखंड में ऐसे भी क्रॉस वोटिंग होते आए हैं और हमेशा ऐसा देखने को भी मिलता है। खैर ये सब छोड़िए, हमें ये बताइए अविनाश की जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, बात लगभग लग रहा था ऐसा कि शायद बात जो है वो बन जाएगी, लेकिन बात शायद अब नहीं बन पाई है। तो आने वाले दिनों में सरकार की सेहत पर जाहिर सी बात है कि इसका पूरा असर पड़ेगा। नहीं, देखिए, सरकार की सेहत पर कितना असर पड़ेगा वो तो इस जेएमएम के उम्मीदवार की घोषणा के बाद से ही इसकी पड़ताल भी शुरू हो जाएगी और उसका पारा भी चढ़ेगा या उतरेगा, ये सारी चीजें दिखने लगेंगी जब कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। अगर इस वक्त अगर हम सरकार के लिहाज से बात करें तो जरूर सरकार चलाने के लिए कांग्रेस विधायकों की तो जरूरत होगी हेमंत सोरेन को, लेकिन राज्यसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को भेजने के लिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो अभी तात्कालिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अगर जेएमएम अपना कैंडिडेट दे रही है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये निर्विरोध होकर जाएंगे अगर कोई तीसरा कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात,
जो आशंकाएं हैं जिस पर आपने ध्यान आकृष्ट कराया है कि कांग्रेस का अगला रुख क्या होगा, तो ये अब से कुछ घंटे के बाद जब कांग्रेस के नेताओं का बयान आने शुरू हो जाएंगे तब ये आकलन करना होगा कि ये लड़ाई अगर बिल्कुल वही जानना था आपसे अविनाश, क्या क्या अभी तक इस जैसे कि खबरें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों के पास भी ऐसी बातें, ऐसी जानकारी पहुंच ही रही होंगी, तो क्या किसी का रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आ पाया? कोई कुछ बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता खासतौर पर? नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ इतना कहा है कि जब तक जेएमएम की तरफ से कोई घोषणा नहीं कर दी जाती है, ये थोड़ी जल्दीबाजी होगी। वो भी इंतजार कर रहे हैं जेएमएम के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद ही उनके तरफ से आधिकारिक रूप से बयान उनके द्वारा जारी किया जाएगा। दूसरी बात एक और भी है जो समझने की जरूरत है कि क्या ये जेएमएम ने जो ये निर्णय लिया है, हेमंत सोरेन अभी जो पीसी करेंगे, तो क्या इसकी जानकारी भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दे दी गई है? और उन्हें जानकारी देते हुए जेएमएम ने अगर ऐसा कदम उठाया है उनकी सहमति से, तब प्रदेश के नेता कितना कुछ बोल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और अगर जानकारी नहीं दी गई है तो जरूर यहाँ सरकार के अंदर में आप कह सकते हैं कि यहाँ से अब शुरुआत होगी कि कांग्रेस और जेएमएम के रिश्ते, उनके जो गांठ हैं, जो गठबंधन है, वो कितने मजबूत होंगे या ढीले पड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, और अब बस इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसके बाद ऐलान हो। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू को उम्मीदवार बनाया है। आदित्य साहू लंबे समय से संगठन का कामकाज देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आदित्य साहू ने कहा कि भले ही वो सांसद बन जाएं, पर वो हमेशा एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करते रहेंगे। उनकी प्राथमिकता में गांव रहेगा, क्योंकि गांव से ही संगठन का काम करते हुए उन्होंने यहां तक का सफर तय किया है। आदित्य साहू से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने आदित्य साहू को उम्मीदवार बनाया है। आदित्य साहू प्रदेश में महामंत्री हैं और लंबे समय से संगठन का कामकाज देख रहे हैं। हमारे साथ आदित्य जी हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पहले समीर उरांव, फिर दीपक प्रकाश, फिर आदित्य साहू, मतलब एक निचले स्तर के कार्यकर्ता को, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा तोहफा है। मेरे इस एक साधारण परिवार का कार्यकर्ता जो गांव से निकल कर आया है, उस पर विश्वास करके राज्यसभा का प्रत्याशी बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि मुझे नहीं, झारखंड के लाखों कार्यकर्ताओं को मेरे माध्यम से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और ये लोग कहते हैं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है, बीजेपी विथ डिफरेंस। तो निश्चित रूप से आज ये स्पष्ट रूप से प्रतीत हो गया कि अन्य दल और भारतीय जनता पार्टी में ही अंतर है। लग रहा है कि ये आप निर्विरोध जाएंगे, क्योंकि विपक्ष से भी किसी एक प्रत्याशी को ही खड़ा करने की बात है, 2 सीटें हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्राथमिकता में क्या होंगी झारखंड के लिए, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, आज झारखंड बीच चौराहे पे खड़ा है। झारखंड राज्य और झारखंड के लोग कराह रहे हैं। जिस प्रकार से जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार ने राज्य को बीच चौराहे पे लाकर खड़ा किया है, जिस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके नेता और पदाधिकारी अपनी तिजोरी को भरने का काम कर रहे हैं, तो झारखंड राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य है। और मधुपुरा 2 मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत आगे तक चल चुकी है। और उससे भी खराब स्थिति जो दृश्य दिख रहा है, आने वाला समय में लगता है कि लोग करेंगे। झारखंड को लेकर जब आप सदन जाएंगे तो आपकी प्राथमिकताएं में क्या होंगी, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है? और जब जब ये अवसर मुझे मिलेगा, जमीन से जुड़े हुए विषयों को, झारखंड के बारे में मैं अपने स्तर से उस बातों को रखने का काम करूंगा, ताकि मेरा राज्य, मेरा देश, जो आदरणीय मोदी जी जो विश्व में शक्तिशाली देश बनाना चाह रहा है, उसमें हम एक जैसे एक साधारण कार्यकर्ता कड़ी के रूप में काम करूंगा और राज्य को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको उजागर करने का काम ईमानदारी से करूंगा। चूंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सांसद बन भी जाऊँ तो भी मैं एक कार्यकर्ता ही रहूंगा, कार्यकर्ता के भाव से काम करूंगा। और जो हमसे उम्मीद और विश्वास है संगठन को, उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। बहुत अच्छी बात आदित्य जी ने कही है कि मैं अगर सांसद बन भी जाऊं तो भी एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करूंगा और प्राथमिकता में गांव रहेगा, क्योंकि गांव से यहां तक का सफर इन्होंने पूरा किया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन कारोबारी को अपराधियों ने गोली मार दी है। जमीन कारोबारी कमल भूषण को 4 गोली मारी गई है। घायल कमल भूषण गंभीर रूप से
गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिन्हें रिम्स रेफर किया गया है। और पिछले दिनों बेटी दामाद पर भी गोली चली थी। बेटी ने पिता पर ही आरोप लगाया था। सुखदेव नगर में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, आप शायद वहीं घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, जरा डिटेल में बताइए कि कितनी इसकी संख्या में अपराधी थे और जो गोली मारी गई है उसके पीछे क्या वजह साफ हो पाई है? जी बता दें कि पूरा इलाका ये काफ़ी व्यस्ततम इलाका है। रांची के पंडरा ओपी थाना क्षेत्र ओपी इलाके का पूरा इलाका है जहां पर ये फायरिंग की वारदात हुई है। मौके पर आपको बता दें कि 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, जिन्होंने यहां पर जो जमीन कारोबारी है उन्हें गोली मारी। ये वो जगह है जहां पर गोली मारी गई है। फिलहाल मौके पर सिटी एसपी भी मौके पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अपराधियों ने भागते वक्त जो यहां पर एक स्थानीय व्यक्ति थे उनकी ही बाइक का इस्तेमाल किया और उसे अपने साथ लेकर भागे हैं। तो जाहिर तौर पर ये बताने में कि अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है इन दिनों रांची में, इस तस्वीर को देखने के साथ आसानी से बयां हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से इस व्यस्ततम मार्ग में फायरिंग की जो वारदात को अंजाम दिया गया वो अपने आप में बताता है कि अपराधी कहीं ना कहीं बड़े हुए थे। ये हमारे साथ आप ही की बाइक को लेकर अपराधी स्कूटी थी हमारी, स्कूटी थी हमारी, स्कूटी थी। तो क्या हुआ था, क्या उस वक्त घटना हुई थी? एक घटना क्या हुई है मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, गोली चलने की आवाज आई थी, मैं उस समय रोड से उतर रहा था। पहली गोली चली थी तो मुझे लगा मेरी गाड़ी आवाज की, मैं रोक करके अपना गाड़ी चेक कर रहा था कि कहाँ से आवाज। इतने देर में दूसरी फायर हुई, तब मुझे लगा मेरी गाड़ी से आवाज नहीं है। ठीक है, उतने ही मैं अभी सीधा हो ही रहा था कि एक लड़का आया, लंबे सा था, हमसे थोड़ा लंबा था। वो हमको रिवॉल्वर सटा के मेरा स्कूटी हमसे छीन लिया। हट दो नहीं तो मार देंगे, मैंने दे दिया। बंदूक आपको भी लगता है? जी बंदूक आपको? हाँ, मेरे पेट में अड़ाया, बोला दो नहीं तो मार देंगे। मैं हट गया गाड़ी से। ठीक है, मेरी गाड़ी लेके वो लोग नीचे की तरफ गए। तो जैसा कि जो चश्मदीद हैं उन्होंने भी साफ तौर से ये बताया कि अपराधियों ने भागते वक्त उनकी स्कूटी जो थी उसे अपने साथ ले गए हैं। जाहिर तौर पर अपराधियों का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पुलिस मौके पर पहुंची है और तमाम चीज़ों की जानकारियां जुटाई जा रही है। जो महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, तो साथ ही अपराधियों की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। जो जानकारी अब तक मिल पा रही है उसके अनुसार जो पीड़ित हैं जिन्हें गोली लगी है उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी और पहले देवकमल अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें यहाँ से कहा जाए तो रिम्स अस्पताल ले जाया गया है। तो जिस तरह से ये व्यस्ततम इलाके में इस तरह की घटना हुई है वो अपने आप में ये बताने को काफी है कि राजधानी रांची जमीन कारोबारी कमल भूषण के बारे में क्या कुछ जानकारी है, जरा उनके बारे में बैकग्राउंड बताएं। जैसा कि एक खबर ये भी हमें मिल रही है कि उनकी बेटी ने भी उन पर एक बार आरोप लगाया था, बेटी दामाद पर गोली चली थी। तो जी जाहिर तौर पर जो जमीन कारोबारी हैं कमल भूषण, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी वो रांची के चर्चित जमीन कारोबार से जुड़े हुए व्यक्तियों में उनका नाम शुमार होता है। व्यक्ति अगर वहीं उनकी बेटी की तरफ से बात की जाए तो उनकी बेटी के द्वारा लव मैरिज शादी की गई थी और जिसे लेकर कहीं ना कहीं कमल भूषण नाराज थे। और हालांकि इस दरमियान जो बेटी है उन पर नामकुम थाना क्षेत्र में और उनके दामाद पर फायरिंग की वारदात हुई थी। हालांकि उस मामले में अभी तक पुलिस की जांच चल ही रही है, उस मामले में अभी तक कोई भी पटाक्षेप नहीं हो पाया है, लेकिन बेटी के द्वारा ही ये पूरा आरोप लगाया गया था कि उनके पिता के द्वारा ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब ये फायरिंग की वारदात? उस समय हम लोग रोड के उस पार थे तो अचानक अफरा तफरी हुआ तो हम लोग देखे कहा भाई क्या हुआ, तो हम लोग इस तरफ आते हैं तो देखते हैं कि अपराधी लोग ऐसे करके गोली चला के भाग रहा। वो लोग पहले वो लोग हवाई फायरिंग किया है, इसके बाद उनको ऊपर गोली चलाया है। कितनी गोलियां मारी हैं? 2-3 गोली मारा उनको, 1-2 गोली हवाई फायरिंग भी किया, एक जिंदा कारतूस वहाँ पास बरामद हुआ। चूंकि जो लोग था चलाने वाला गोली वो लोग ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल किलर लगा था, वो लोग एकदम नया स्कूली बच्चा लोग जैसे होता कैसे 8-9 क्लास का बच्चा होता वैसे लग रहा था। वो लोग कम उम्र के ही? हाँ, एकदम नया कम उम्र का आप बच्चा। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है। श्रुति शर्मा यूपीएससी टॉपर बनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है। श्रुति शर्मा यूपीएससी की टॉपर बनी है। अंकिता अग्रवाल सेकंड टॉपर बनी है
और गामिनी सिंगला थर्ड टॉपर बनी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 3 टॉपर, उनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। जो पहली टॉपर हैं वो है श्रुति शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल ने अपनी जगह बनाई है। सेकंड टॉपर अंकिता अग्रवाल हैं और गामिनी सिंगला थर्ड टॉपर बनी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें श्रुति शर्मा ने टॉप किया है यूपीएससी में। वहीं सेकंड टॉपर अंकिता अग्रवाल बनी हैं और वहीं अगर थर्ड टॉपर की बात करें तो गामिनी सिंगला थर्ड पोजीशन पर हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। करीब 5 दिन से पुलिस लगातार प्राथमिकी दर्ज कर अवैध खनन करने वालों को सीधे जेल भेज रही है और जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी चल रही है। प्रशासन की 15 टीम की ओर से 65 अवैध क्रशर को ध्वस्त करने के बाद जिला खनन पदाधिकारी ने मामला दर्ज कराया। पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। डीएमओ के मुताबिक जांच के दौरान कौआ महल मौजा में अवैध रूप से खनिज का उत्खनन करने के लिए लंबा तार बिछाकर विस्फोट किया जाने की बात कही जा रही है। साथ ही विस्फोट के साथ ही पत्थर को बाहर भेजने का भी आरोप लगाया गया है। गिरिडीह में एक विवाहिता का शव उसके ससुराल में रस्सी से झूलता हुआ मिला। आईएमएस रोड के पास की घटना बताई जा रही है। घटना के बाद से मौके पर मायके वाले पहुंचे, जो भड़क गए और मृतक पूजा के पति की जमकर उन्होंने पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही लोग पति की पिटाई करते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया और मृतक के परिजनों के चंगुल से पति की जान बचाई। मायके वालों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया है और मिली जानकारी के मुताबिक आईएसएम रोड निवासी पंकज कुमार की शादी 1 साल पहले बेंगाबाद की पूजा के साथ हुई थी, जिसके बाद से ही पति पत्नी में आपसी विवाद के मामले सामने आ रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।